नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हाथरस हादसे की और यह जानने की कोशिश करेंगे कि हाथरस हादसा सच में हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश रची गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच की टीम गठित हो चुकी है और मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पे दौरा कर चुके हैं, तत्काल बाद घटना के, और वहां पहुंचकर मुआयना भी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हाथरस का दौरा किया, घायलों से वो अस्पताल में मिलने गए, उनका हालचाल लिया और उसके बाद घटनास्थल का भी उन्होंने दौरा किया और उनके इलाज की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश जो है स्थानीय अधिकारियों को दिया। बाद में प्रेस से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने हादसे के पीछे साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि घटना के पीछे की साजिश पता लगाने के लिए ही जांच कमेटी की गठित की गई है। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही को ढाल बताकर साजिशकर्ताओं ने सरकार को बदनाम करने की योजना बनाई थी या बाबा के चरणों की धूल को पाने की होड़ में सिर्फ महिलाओं की तरफ से ही जो होड़ मची थी, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या सच में ऐसा हुआ था? इन सब का पता लगाने के लिए जांच कमेटी गठित की गई है क्योंकि धूल पाने की होड़ सिर्फ महिलाओं की तरफ से बची थी। पुरुष भक्त जिस तरफ थे वहां बाबा के चरणों की धूल के लिए किसी ने जाने की कोशिश नहीं की। क्या महिलाओं और बच्चों के बीच किसी ने झूठी अफवाह फैलाई थी? इस बात की भी जांच होगी। और क्या लोग उस तरफ टूट पड़े थे? यह भी एक जांच करने का विषय है। और क्या यह अफवाह जानबूझकर फैलाई गई थी? इस तरीके की बातें वहां से निकल के आ रही है, इसकी भी जांच हो रही है। बाबा के सभा स्थल से निकल जाने के बाद ही अफवाह क्यों फैली? क्या यह जो कहा जा रहा है कि बाबा के जो गार्ड थे या बाबा के साथ जो लोग थे उन्होंने कुछ लोगों को धक्का दिया था और उसके बाद से ही जो धक्का मुक्की शुरू हो गई और उसके बाद एक के बाद एक जो है लोग गिरने लगे थे? इस बात की भी जांच जो है वो जांच कमेटी करेगी। और इससे पहले भी बाबा के सत्संग होते थे, उस सत्संग में चरणों की धूल को पाने की कोई बात कभी सामने नहीं आई, लेकिन इस बार इस सत्संग में ऐसा क्या हुआ जो लोग उसके लिए आगे पीछे करके एक दूसरे पर चढ़ते चले गए? क्या सत्संग में मौजूद करीब 1 लाख लोग सब के सब बाबा के भक्त ही थे? यह बहुत ही बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है कि जो लोग करीब 1 लाख लोग आए थे उनमें से क्या सभी बाबा के भक्त ही थे या कोई बाहर से भी उस भीड़ में मौजूद था या शामिल हो गया था? बाबा के मंच के सामने महिलाओं की कतार के सामने झुंड बनाकर कुछ लोग जो हैं, कुछ पुरुष जो कह रहे थे कि पुरुष अचानक खड़े हो गए और वो कौन थे इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। सूत्र बताते हैं कि सत्संग के दौरान अचानक महिलाओं के सेक्शन के सामने कुछ पुरुषों का ग्रुप आ पहुंचा था और वो कौन थे इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। और चूंकि उस समय बाबा का प्रवचन चल रहा था, सत्संग चल रहा था, इसलिए किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की वो कौन है। क्या बाबा के जो हजारों भक्त वहां पहुंचे थे, क्या वो सब के सब उनके भक्त ही थे या उनमें से ही कुछ साजिशकर्ता थे जो बाहर से भेजे गए थे? इस बात की भी जांच जो है वो हो रही, क्योंकि लोगों को, स्थानीय लोग और प्रशासन को भी लग रहा है कि यह जो भगदड़ है ये अचानक कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ये जानबूझ करके किया गया है, उकसाया गया है, कहीं अफवाह फैलाई गई है ताकि भगदड़ मचे, लोगों की जान जाए और सरकार की बदनामी हो। जब भगदड़ मची तो उन लोगों को जो कि पहले देखा गया था कि महिलाओं की भीड़ के सामने, सेक्शन के सामने थे, वो लोग कहीं फिर दूसरी तरफ नजर नहीं आए। ऐसे दर्जनों सवाल हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहां ऐसा जरूर हुआ है जो सामान्य नहीं था। आज अपने प्रोग्राम में हम इन्हीं सब प्रश्नों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, कुछ पैनलिस्ट हैं, उनके साथ हम इस बात पे चर्चा करेंगे और जो सवाल हमने उठाए हैं उस पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, जांच की बात कही है, वो भी सुनाएंगे। उसके बाद जो यूपी सरकार की तरफ से ट्वीट हुआ है वो भी सुनाएंगे और कुछ और भी जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नारायण साकार हरि के सत्संग के दौरान मची भगदड़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसमें 121 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। घटना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह सख्त है। सीएम कार्यालय की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इस घटना के पीछे किसी की साजिश हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने इसके लिए जुडिशियल जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले में निगरानी करेंगे। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें
इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता कर घटना के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इस हादसे में 121 लोगों की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। सीएम ने जानकारी दी कि 121 लोगों में 6 लोग अलग अलग राज्यों के हैं। वहीं आज सुबह सीएम योगी हाथरस पहुंचे और हाथरस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं इस हादसे को लेकर के और जांच कमेटी बिठा दी गई है। आज घायलों से मुलाकात भी उन्होंने की और निर्देश, जो जरूरी निर्देश होते हैं वो निर्देश भी दिए। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। तो हमारे साथ बीजेपी की तरफ से बात करने के अधिवक्ता विजय शर्मा है, अशोक यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से है, असगर खान मुस्लिम स्कॉलर की तरफ से, बरखा त्रेहान सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर और वेद भूषण एक्स यानी पूर्व जो है एसीपी हैं, दिल्ली पुलिस में थे। सभी मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अशोक यादव जी से करना चाहूँगा। अशोक जी, ये जो घटना हुई है इसके पीछे मुख्यमंत्री ने कहा है कि साजिश हो सकती है, उसकी जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो है जांच बिठाई गई है। क्या आपको लगता है इस घटना पे कोई साजिश हुई है? ये जो भगदड़ मची है ये सामान्य नेचुरल नहीं था? मुकेश जी, देखिए, चूंकि ये बहुत ही विभत्स घटना है तो इसमें मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके ऊपर अच्छी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे छोटे अधिकारियों में बड़े अधिकारियों। रह गई बात साजिश की या हादसा है, ये चूंकि मुख्यमंत्री स्तर से कहा जा रहा है कि साजिश हो सकती है या हादसा है, तो ये तो अब इसको अभी मैं कैसे डिफाइन कर दूं कि ये साजिश है कि हादसा है। अब चूंकि एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया मुकेश जी यह बिल्कुल 100% सत्य है कि ये सरकारी महकमा का फेल्योर है। ये सरकारी लैप्सेस की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम तक पहुंची है। आप ये बताइए कि वहां का जो एलआईयू है, वहां का जो प्रशासन है, क्या वो इस चीज का क्राउड मैनेजमेंट के बारे में सोचने के बाद उसने अलाउ किया था या ऐसे ही हवा में अलाउ कर दिया था कि 80,000 की, कभी पता चल रहा 20,000 के लिए मांगा गया था परमिशन, कभी 80,000 के लिए मांगा गया था, कभी कहा कि 3.5 लाख भीड़ इकट्ठा हो गई। तो ये सारी चीजें वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए 100% जिम्मेदार है। उसने क्राउड मैनेजमेंट का या मेडिकल फैसिलिटीज का क्या उसने मुआयना किया था, ये सारी चीजें इस पे है। क्या उसने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करके परमिशन दिया था? और दूसरी बात मुकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जब एक घटना घटित होती है उसके बाद जो वहां का नियरेस्ट जो ट्रॉमा सेंटर है सिकंदरा राउ, उस ट्रॉमा सेंटर में क्या बदहाली है। ट्रॉमा सेंटर तो राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहता है, कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो था नहीं, वो ट्रॉमा सेंटर है। तो वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स कोई एक सिंगल नहीं अवेलेबल और 2.5 घंटा तक जिलाधिकारी वहां पे इंतजार करते रहे। सारे डॉक्टर्स गायब, पैरामेडिकल स्टाफ गायब और जनरेटर में डीजल नहीं है। ये सारी चीजें मुकेश जी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तरफ इशारा कर रही हैं। अभी आज सिकंदरा मऊ में घटना हुई, भगवान न करें कहीं किसी प्रदेश के किसी अन्य कोने में घटना हो। हर जगह स्वास्थ्य व्यवस्था का यही बदहाली है उत्तर प्रदेश में मुकेश। ठीक है, मैं साजिश की बात करता, इससे हम बाद में बात करते हैं। हमारे साथ असगर खान साहब है। असगर साहब, क्या आपको लगता है ये जो स्टैम्पमेंट हुई, ये जो भगदड़ मची, क्या आपको लगता है ये साजिश थी? देखिए, इस एंगल को बताना इस वक्त में बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ही दुखदेह वाकया है। और जो अचानक ना प्रोग्राम हो सकता है इतना बड़ा बिना किसी परमिशन के, ना इतने लोग अचानक इकट्ठे हो सकते। ये सब कुछ एक बड़ा प्रोग्राम होता है, उसको बाकायदा परमिशन ली जाती है, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा किया जाता है। वहां पे अगर कोई हादसा हो या ना हो, कभी भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो उनमें एम्बुलेंस का इंतजाम, फायर ब्रिगेड का इंतजाम, डॉक्टर्स का इंतजाम, इतने बड़े प्रोग्राम के लिए तो बाकायदा कैंप लगाए जाते हैं वहां पर कि वहां डॉक्टर मौजूद होते हैं। किसी को ये हादसे की बात नहीं है, मान ली किसी को वैसी उल्टी आने लगी, कोई प्रॉब्लम होने लगी,
किसी का हाथ पैर में छोटी मोटी चोट लग गई तो उसके लिए बाकायदा कैंप होते हैं, वहां किसी चीज का भी इंतजाम नहीं और लाखों लोगों का प्रोग्राम हो। ये एक बड़े ताज्जुब की बात है। हम उस एंगल को टटोल रहे हैं कि भाई कोई किसी की साजिश है या ये, उससे पहले इसकी सब जो इनिशियल जरूरियात थी उनकी तरफ हमें गौर करना चाहिए। इट्स ए बिग फेल्योर ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है सर, इतनी बड़ी घटना हुई तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं नहीं अब कोई ना जिम्मेदार कोई तो तो देखिए जिम्मेदार। जो अभी तक मुकेश भाई जो अभी तक जिम्मेदारी समझ में आई है वो ये आई है कि जो वहां पे महंत थे, जो पंडित जी मौजूद थे, जिनके चरणों की धूल लेने की लोग कोशिश कर रहे थे, जो आपके अखबारों ने लिखा है, जो आपके चैनल्स बता रहे हैं, जो आपका मीडिया बता रहा है, मैं उसको कह रहा हूं। मैं अपनी तरफ से आई वॉज नॉट द आई विटनेस, लेकिन जो मैंने सुना है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ कि उनके चरणों की धूल ले रहे थे, वहीं पे सब धड़ल्ले में कोई फिसल गया, कुछ हुआ, औरतें लोग चूंकि उसमें ज्यादा थी, और जो उनका अभी मैंने चूंकि जब आपने बुलाया, इजाजत दी यहाँ आने की, तो मैंने कुछ थोड़ा उसको मालूमात करने की कोशिश करी। तो जो वहाँ महंत थे उनका बैकग्राउंड के बारे में मैंने कुछ थोड़ा बहुत जो सुना और मालूमात किया, वो भी बड़ा अजीब और गरीब है कि पहले पुलिस में थे, फिर उसके बाद इनके साथ कुछ केस हुए, जेल चले गए, वापिस आए, उसके बाद फिर महंत हो गए। तो इन सब एंगल्स को देखना जरूरी है कि लोग क्यों ऐसा करते हैं और क्यों लोगों की जानों का ध्यान नहीं रखते। ये कोई आसान, ये कोई मामूली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और जिसमें से सारे लोग अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाए, और कितने लोगों की मौत वहां के अस्पताल के नेग्लिजेंस और डॉक्टरों के नेग्लिजेंस की वजह से। बिल्कुल सही है, नेग्लिजेंस होता है। दो चीज आपने बाबा पे सवाल उठाया और जी, ये तो बहुत अच्छी बात है मुकेश भाई कि आसपास के जो अस्पताल और थे, दूसरे डॉक्टर, जैसे मैंने सुना है कि वहां आए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी डॉक्टर वहां पे मौके पे पहुंच रहे हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोगों को एक दूसरे के लिए करना चाहिए। लेकिन जो नेग्लिजेंस है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सबसे बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए उस नेग्लिजेंस के ऊपर, वाकई के ऊपर, उस पे भी इंक्वायरी हो रही है और इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि बाकी जांच तो होती रहती है, साजिश की बात कोई स्वीकार नहीं करता और इस तरीके के हादसे हो जाते हैं। पीछे कौन है ये भी बात करेंगे। वेदभूषण जी हमारे साथ हैं, एसीपी है, दिल्ली पुलिस में रहे हुए हैं। वेदभूषण जी, क्या आपको लगता है ये फेल्योर प्रशासन का है या पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी उतनी थी नहीं? 80,000 लोग करीब पहुंचे थे वहां पर और कुछ लोग लाख भी बता रहे हैं, लाख के पार भी आंकड़ा बता रहा है, लेकिन पुलिस बल केवल 40 से 50 थे, ऐसा कदर। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की आयोजन के लिए पुलिस बल का वहां पर और भी ज्यादा संख्या में होना जरूरी था? वेदभूषण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या अब आपको आवाज जी, आ रही है? जी आ रही है। देखिए मुकेश जी, यदि जितने भी रिलीजियस फंक्शन हिंदुस्तान में हुए, जहाँ स्टम्पेड हुई है, जहाँ भगदड़ हुई है, वो इतने बड़े बड़े हुए, उनसे हमने कोई सबक नहीं लिया पूरे हिंदुस्तान ने, और ये बहुत बड़ा इतिहास है। इलाहाबाद में आपको याद होगा कुंभ मेला हुआ था, 2000 से ऊपर आदमी मारे गए। प्रयागराज में, हरिद्वार के अंदर मारे गए, 1000 आदमी से ऊपर मारे गए। पटना के अंदर हादसा हुआ, साबरीमाला के अंदर हादसा हुआ, सतना महाराष्ट्र में हादसा हुआ, नैना देवी में हादसा हुआ। मैं लाइन लगा दूंगा, केवल रिलीजियस स्टम्पेड की बात कर रहा हूं। इसी तरह जो मक्का मदीना है, मुस्लिम्स का बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थान है, वहां भी 2000 से ऊपर आदमी स्टम्पेड में मारे गए थे। तो विषय ये है कि ये जो रिलीजियस फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इनके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। यदि आप ध्यान से तमाम प्रकरण जो मैंने बताए, चाहे मक्का मदीना का हो, चाहे हिंदू का इलाहाबाद का कुंभ मेला, उसमें 2000 आदमी मारे गए। आपने कोई देखा है कि कोई बहुत रईस आदमी या पढ़ा लिखा, कोई बहुत बड़े उसको रखने वाला, आस्था को रखने वाला आदमी किस तरह के स्टम्पेड में मरा है? कौन मरता है? गरीब आदमी मरते हैं, बच्चे मरते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग बहका फुसलाकर इस तरह के आयोजनों में लेकर जाए जाते हैं। असगर खान जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस आदमी की जो पृष्ठभूमि थी, किसी ने कोई चेक नहीं की, केवल एक धार्मिक अंधभक्ति, केवल विश्वास के बाबा हैं, हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं अभी आपके इस बात पे आगे कुछ नहीं कहूंगा। जो भी है, जिसकी भी निष्ठा जहां होती है उसकी निष्ठा हो, नहीं, वो वहां पर जाए। लेकिन आप अगर किसी को बुला रही है, कोई
गलत तो नहीं, कोई किसी को अगर बुलाता, कोई किसी में अगर निष्ठा रखता है तो इस पे हम और आप रोक नहीं सकते। बहुत बड़ी लापरवाही है, मैं मानता हूं। लापरवाही फेलियो, अब बाबा को बदनाम कर देना, बाबा को बदनाम कर देना, धर्मगुरुओं को बदनाम कर देना, मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों से इतिहास रहा है, नहीं, इतिहास रहा, इतिहास तो बदनाम करने का भी रहा है, इतिहास तो साजिश करने का भी है। शंकराचार्य पे भी आरोप लगे, साध्वी प्रज्ञा पे भी आरोप लगे, क्या वो सही थे? साध्वी प्रज्ञा पे भी तो लगे आरोप, क्या वो सही थे? स्वामी लक्ष्मणानंद जी पे लगे आरोप, क्या वो सही थे? मैं जो भी उसी बात पर आ रहा था, मैं अभी आपने उससे पहले ही मेरे को रोक दिया। ऐसे ऐसे श्री रविशंकर जी का प्रोग्राम हुआ दिल्ली के अंदर, लाखों लोग आए, कोई ऐसा भगदड़ नहीं बची, कहीं इस तरह का नहीं रहा। परंतु इस तरह के धर्मगुरुओं पर जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो हमारा भी शर्म झुक जाता है। आशाराम जी क्या बिल्कुल ठीक रहे थे? आज तक वो जेल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट के, ये जो बाबा हैं इनके ऊपर पुलिस में थे, उसके बाद में किस तरह से मॉलेस्टेशन के केस के अंदर रहे, डिपार्टमेंट से देखिए बात वो नहीं है, बात आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। साजिश के बाबा के होने, बाबा के बैकग्राउंड के कारण ये हादसा नहीं हुआ है ना, बाबा के बैकग्राउंड के कारण ये हादसा नहीं हुआ है ना, वो उस पर चर्चा नहीं हो रही। बाबा का बैकग्राउंड क्या था ये अलग बात है, लोग वहां पर आए थे, वहां पर इंतजाम नहीं था जिसके कारण हादसा हुआ, और क्या वो बद इंतजामी के पीछे कोई साजिश थी? तो फिर अब बाबा के बैकग्राउंड पे हम क्यों चर्चा कर रहे हैं? बाबा के बैकग्राउंड पे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। पता जो लोग आते हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो भी नहीं, उनकी आस्था है, उनकी आस्था है। इसका मतलब आप जो सबरीमाला जाते हैं, जो सबरीमाला जा रहे हैं, जो कुंभ मेला में जा रहे हैं, आपके हिसाब से बेवकूफ है वो? बिल्कुल नहीं, जो कुंभ में जा रहे हैं, जो वहां जा रहे हो, आपके हिसाब से बेवकूफ है, उनको नहीं जाना चाहिए। नहीं, बेवकूफ नहीं कहा मैंने, तो मैंने कहा कि किस तरह से लोगों को गुमराह करके। नहीं, गुमराह किसी को नहीं किया जाता, गुमराह जो लोग नहीं, आप ये गलत व्याख्या कर रहे हैं और चीजों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ये बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं आपके हिसाब से। जो मक्का में जो लोग नहीं, मक्का में जो हुआ, मक्का में जो भगदड़ मची थी, तो क्या इसके लिए आप किसको दोषी करेंगे? अल्लाह को दोषी मानेंगे? वहां का प्रशासन दोषी है। वहां प्रशासन आप बोल रहे हैं, यहाँ बाबा को बोल रहे हैं, वहां बोल रहे हैं प्रशासन है, यहाँ बाबा है, वहां पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मक्का का जो लोग, जो प्रशासन था उनकी गलती थी। ये आप एक तरफा, एक चश्मे से चीजों को मत देखिए ना। मक्का में जो हुआ उसके लिए प्रशासन था, यहाँ क्यों नहीं था? यहाँ आपको बाबा में दोष दिख रहा है। अरे आप लोग जो है ना, आप लोग ये सूडो सेक्युलरिज्म लेकर के आप लोग जो आते हैं, हम केवल खुश करने के लिए, वर्ग को खुश करने के लिए नहीं, आपकी बात, आप एक नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करें जो गलत है। यू ट्राई टू एस्टैब्लिश द नैरेटिव दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, ये चीज बिल्कुल गलत है भूषण जी, ये गलत है, ये आप बोलते रहिए, मैं स्वीकार नहीं करूंगा इसको। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं आप, नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। यहाँ बाबा के बैकग्राउंड पे चर्चा हो रही है। बाबा के बैकग्राउंड जो अगर आए वहां पर 80,000 लोग आए, 1 लाख लोग आए वहां पे, तो इंतजाम क्या हुए? क्या इंतजाम में कोई साजिश की गई थी? क्या भगदड़? तो उस पर चर्चा कीजिए ना। बाबा पे FIR था, बाबा पे ये था, ये करने की क्या जरूरत है? ये बाबा के कैरेक्टर पे जाकर के, और हिंदू धर्म, यदि गलती होगी बाबा की जेल भी जाएंगे। यदि भाई ये एक्सपीरियंस ACP साहब हैं, इनकी बात माननी चाहिए, इनको एक्सपीरियंस है, हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? नहीं, आप मानिए मुझे, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा ना, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ ना। जिस बात पे चर्चा हो रही है उस बात, वो बाबा के बैकग्राउंड के कारण ये हादसा नहीं हुआ ना, बाबा के बैकग्राउंड के कारण हादसा नहीं हुआ ना। बाबा के बैकग्राउंड के कारण हज में जो हादसा हुआ था, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे? अगर इसी फार्मूले पे जो हज में हुआ, उसके वहां भी तो इससे 2000 लोग मारे गए, उसके लिए कौन है जिम्मेदार? उसके लिए कौन जिम्मेदार, ये बताइए ना। हज में जो मारे गए थे तो कौन बुलाया था उनको? बुलाने वाला जिम्मेदार है। हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहां पर मारे जाते हैं भगदड़ में, गवर्नमेंट भी है, तो फिर तो वो उस पर बात कीजिए ना। वहां पर जाकर के पैगंबर साहब का कोई बैकग्राउंड तो नहीं बताता है ना। उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम कैसे कर लिया? किसने परमिशन दी? परमिशन तो वहाँ हज में बीच रहे, सब इंतजाम होते, फिर वहाँ भी भगदड़ मचती है ना। और कौन लोग हैं जिन्होंने उसको इंस्पेक्ट किया? इन्होंने जो एप्लीकेशन दी उस पर क्या ऑर्डर है? कितने लोगों की इन्होंने परमिशन ली? अगर हाँ, तो भाई ये जांच का विषय है ना, जांच में पता चल जाएगा ना। ठीक है, हमारे साथ अधिवक्ता विजय शर्मा जी हैं, बीजेपी की तरफ से। विजय जी, आपको क्या लगता है, ये साजिश है? जैसा कि मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि साजिश हो सकती है, इसलिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जो है जांच गठित की गई है। देखिए, ये आपको भी लगता होगा कि नेचुरल कोर्स में इस तरह की हत्याएं नहीं हो सकती। इस पे जरूर जो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसमें किसी न किसी को गहरी साजिश की बदबू आ रही है मुझे,
और दूसरा ये कि अभी देखिए किस तरह से निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। बाबा के एक्ट एंड कंडक्ट का भी ठीक है, बाबा के एक्ट एंड कंडक्ट का आप बाद में पहुंचिए। आप मुझे बताइए, अभी आयोजकों की गलती है, प्रशासन की गलती है, या कोई वेदभूषण जी, मैं आऊंगा आपके पास, बीच में मत बोलिए। वो मर्डर बोल रहे हैं, हत्या बोल रहे हैं, उनको वो अब किस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। वेदभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोल लीजिएगा, आपका जब टर्म आएगा तो आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए प्लीज। हाँ तो कत्ल ना बोले ना, ठीक है ना, आपको नहीं बोल रहे हैं ना, भाई आपने अपनी बात रखी, कोई बीच में टोक नहीं रहा था आपको, आप बीच में मत टोकिए ना। जी विजय जी। वेदभूषण जी, अभी आप रिटायर्ड हो चुके हो, मैं मानता हूं पुलिस नहीं बोलने देती है चौकी थानों में अपने में जहां होते हैं, इनको आदत होती है कि अपनी बात मनवाने की, पर ठीक है कोई बात नहीं, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। वेदभूषण जी अच्छे अधिकारी रहे हैं, वेदभूषण जी को मैं जानता हूँ, अच्छे अधिकारी रहे हैं, इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं। वेदभूषण जी प्लीज देखिए, आप डाइवर्ट ना करें, प्लीज डाइवर्ट ना करें, प्लीज डाइवर्ट ना करें, आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए प्लीज वेदभूषण जी प्लीज, वेदभूषण जी प्लीज बोलने दीजिए। वेदभूषण जी प्लीज आप इंटरफेयर मत कीजिए, आप इनको बोलने दीजिए, ठीक है। मैं विजय जी आऊंगा। देखिए अब इस बातचीत में ब्रेक होने का टाइम हो गया, इशारा हो गया ब्रेक लेने के लिए। छोटे से ब्रेक का समय, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अधिवक्ता विजय शर्मा जी, उनसे बात करेंगे और बड़का त्रेहान से भी हम लेंगे कि उनका क्या सोचना है, क्या ये सही में साजिश है करेंगे, क्योंकि ये हादसा बड़ा है और हादसा जब बड़ा होता है तो साजिश की एक एंगल तो वहां पर पहुंची जाती है। फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि हाथरस हादसा जो है वो केवल हादसा है या एक साजिश थी पीछे में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि हाथरस हादसा है या सही में इसके पीछे कोई साजिश रची गई है। वापस अपने गेस्ट के पास जाएंगे, पैनल के पास जाएंगे। अधिवक्ता विजय शर्मा जी बोल रहे थे। विजय जी देखिए, एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी बात का मतलब होता है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी सारे एंगल से जांच हो रही है और जांच आने के बाद में हम यहाँ जो है फिर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन एसीपी साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी दुर्घटना, घटना या कुछ भी होती है, जांच से पहले कभी भी अपना वक्तव्य या अपनी जो है अलग से ही जांच देना ठीक नहीं होती है। क्योंकि देखिए, आपने मक्का मदीना का आपने देखा, अभी हीट वेव के कारण हजारों आदमी वहां पे मरे हैं, तो आप किसको वहां कसूरवार ठहराएंगे? आप कोई भी अभी एक वक्तव्य नहीं दे सकते हो। आपको पता है कैसे आपको सरतन से जुदा करने वाली धमकी मिल जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किसी के भी बारे में कुछ भी कहने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। और आप तो एक जिम्मेवार पद पर रहे हो, तो आप तो इस तरह की, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता कि आप इस तरह की बिना जांच के कोई भी अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें आप शुरू कर दो टीवी चैनल के ऊपर। तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आप इंतजार कीजिए, 24 घंटे का समय दिया गया था। इंतजार तो करना ही पड़ेगा, आपको भी हमें भी सबको। हम तो खुद ही कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम कब मना कर रहे हैं इस बात को। योगी जी का क्या है कमाल, उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया, दंगा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। आपने देखा होगा, तो वो कहीं भी कोताही नहीं बरतने देंगे। जो भी दोषी होगा उसको कठोर सजा मिलेगी। नहीं, लेकिन साजिश कहीं ना कहीं देखिए कुछ तो बात हुई, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ भी उस तरीके से हल्के में नहीं बोलते। जब उन्होंने आज कहा कि भाई साजिश करता भी हो सकते हैं और साजिश की भी जांच है, इसीलिए उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस से जो है जांच करानी है, तो कहीं ना कहीं साजिश का एंगल सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक तो लगी होगी, तभी तो उन्होंने कहा। वक्त को टालने वाली बात भी हो सकती है। इतना बड़ा वाकया हुआ है, अपने कांधों पे से उतार के वक्त को टालने वाली बात ये हो सकती है, उसकी जांच कराई जाए। आपने भी विजुअल और वीडियो देखे होंगे, बिल्कुल वहां चारों तरफ मैदान ही मैदान था, खेत ही खेत थे। उसके बावजूद 100 से ज्यादा लोगों की जो वहां मृत्यु, दुखदायी मृत्यु होती है। जरूर मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। और साजिश का ये किस तरह से आपने देखा होगा पहले भी दुर्घटनाओं में किस तरह से साजिश पकड़ी गई है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि मुख्यमंत्री जी जो बोल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पास क्लू है, लेकिन जांच प्रभावित ना हो जाए, इसलिए अभी प्रमाण आने बाकी है। बिल्कुल, बरखत रेहान जी हमारे साथ हैं और इस तरह की घटनाओं पे बहुत ही संजीदा नजर रखती हैं, समझ भी रखती हैं। मुझे लग रहा है कि बरखा जी क्या आपको लगता है ये जो सही में साजिश है या आपको लगता है कि नहीं ये दुर्घटना है? देखिए, मेरा सबसे पहला तो ये कहना है कि ये बहुत ही दुखद घटना है। इसमें कोई भी सियासत किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। और मैंने एक वायरल वीडियो देखा है जिसमें अखिलेश
का वीडियो, अखिलेश जी का वीडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब रिपोर्टर उनसे पूछता है कि गिरफ्तारी बाबा की कब होगी, तो वो बोलते हैं कौन से बाबा। तो अखिलेश जी जिस बाबा को सपोर्ट करते थे, उनको इतने लोगों की मृत्यु होने के बाद भी उनके ऊपर 2 शब्द नहीं बोल पाए और घुमा दी पूरी बात। तो ये अत्यंत दुखद है। ये लोग गरीबों के मसीहा बनते हैं और साजिश तो 100% दिख रही है, क्योंकि कुछ लोग वहां पर एकदम से आते हैं, बाबा को चारों ओर से घेर लेते हैं, बाबा एसी गाड़ी में बैठ के वहां से गायब हो जाते हैं, बाबा के सामने स्टैम्पीड हो रहा है, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा कोई स्टेटमेंट नहीं देते और बाबा फरार हो जाते हैं। अभी पता चला है कि वो मैनपुरी में है। तो आखिर बचा कौन रहा है? देखिए, योगी जी तो तुरंत गए, वो तो आपने देखा होगा कि कल हुआ है ये हादसा, और आज योगी जी तुरंत वहां पहुंचे, ग्राउंड पे उन्होंने सभी लोगों से मुलाकात करी, उनको आश्वासन दिया, परिवारों से मिले हैं, वो तो सब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार को बदनाम करने के लिए कौन लोग हैं जो ऐसी साजिशें कर रहे हैं, लगातार करते आए हैं। लेकिन इसमें ऑर्गेनाइजर्स की बड़ी चूक रही है, इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजर जो है, ऑर्गेनाइजर की चूक है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो वहाँ पर इतने बड़े प्रोग्राम को अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको इंतजाम पुख्ता करना चाहिए था, और आप वो पुख्ता अगर इंतजाम नहीं है तो इसकी देखरेख प्रशासन की भी बनती है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो जो आयोजक ने इंतजाम क्या किया है उसको क्रॉस चेक किया जाए। ये एंगल तो बनता है, लेकिन राजनीतिक एंगल में राजनीतिक साजिश जो है, जी ना तो डॉक्टर का इंतजाम था, ना वहां पर लोगों का जो उसको क्राउड को मैनेज करने का। और सबसे बड़ा सवाल है, इतनी स्कॉर्चिंग हीट में, इतनी भीषण गर्मी में एग्जिट गेट्स क्यों नहीं थे? कुछ लोगों ने मुझे ये तक बताया कि वो बाहर जाना चाहते थे, उन्हें रोका गया। इससे भी शंका पैदा होती है, क्यों रोका गया? आखिर क्या होने वाला था? किसको जानकारी थी कि यहाँ पे ऐसी भगदड़ होगी? इसकी जानकारी नहीं होती तो जो लोग जाना चाहते थे, कुछ बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, बिल्कुल वो जा सकते थे, निकल सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल जो लोग पहले जाना चाह रहे थे उनको भी रोका गया था। इन सारी चीजों की बात जो है जांच के बाद ही शामिल है। लेकिन आपने कुछ बात जो अखिलेश यादव के बारे में कही, साजिश की तरफ इशारा किया। अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैं चाहता हूँ एक बार इस पे आपकी टिप्पणी हो कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव यहाँ भी राजनीति कर रहे हैं? देखिए मुकेश जी, मुझे लगता है कि बरखा जी को इस तरह का एंगल जो देने की कोशिश कर रही नहीं देना चाहिए कि एक बहुत ही विभत्स घटना हुई है। हमारी संवेदनाएं उन 125 परिवारों के साथ हैं और सबको संवेदना इसमें व्यक्त करनी चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे साजिश नहीं देखा आपने, लगता है वीडियो नहीं देखा। संवेदनाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, सभी दे रहे हैं, लेकिन वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए, नहीं तो मैं अभी आप इतना देर बोली हैं, अभी आपका पेट नहीं भरा बोलने से, रिएक्शन क्या अभी आपका पेट नहीं भरा बोलने से, उन्होंने संवेदनाएं अभी आपको लाशों पे राजनीति करने से पेट नहीं भरा। लाशों पे राजनीति कर रही है बरखा जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। लाशों पे अशोक जी, बरखा जी कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है जो राजनीति करेगी, वो तो मुझे तो बहुत दुख है इस घटना के ऊपर। ऐसी घटनाओं को अंजाम कौन दिया जाता है? ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत जो खेलते हैं, वही संरक्षण देते हैं। यही नेता है जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं, ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ जितने भी मेहमान जुड़े आप सभी का धन्यवाद।